तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स नाकी और उसके साथियों के साथ उसकी सिटी की ओर जाते हुए ब्लड क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके कोई भी अपनी एबिलिटी बढ़ा सकता है। और इस प्लेनेट पर इममोर्टल पैलेस नाम का एक हाईएस्ट क्लैन है, जिनके पास ही ब्लड क्रिस्टल है। और वो ही कुछ कुछ समय पर बाकी क्लैंस और कुछ लोगों में वो क्रिस्टल बांटते हैं। साथ ही इस प्लेनेट पर एक सिटी पर राज करने की एक कंडीशन थी कि उस राजा को कम से कम एक ब्लड क्रिस्टल एब्जॉर्ब करना पड़ता था। पर एक ब्लड क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब करना काफ़ी मुश्किल होता था, जिसकी वजह से यहाँ के सिटी के राजा काफ़ी स्ट्रांग थे। इसके बाद मैक्स उस इंफॉर्मेशन में और देखने लगता है और उसे पता चलता है कि 3 ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद एक बंदा ब्लड वॉरियर बन जाता है और उसे एक लेजेंड की कैटेगरी मिल जाती है। लेकिन आज तक बहुत कम ही ब्लड वॉरियर हुए हैं, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से 3 ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। उसी वक्त नाकी मैक्स से कहता है कि हम यांग गैंग सिटी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तभी मैक्स सोचता है कि पता नहीं मुझे ये ब्लड क्रिस्टल कहाँ से मिलेगा। मैं होप करूंगा कि यांग गैंग सिटी में मुझे इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैक्स सिटी में आने के बाद देखता है कि उस सिटी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स होते थे और कोई भी किसी को मार देता है। इसके बाद नाकी मैक्स को अपने फादर से मिलवाने ले जाता है, जो कि फैमिली का हेड था, जो मैक्स को नाकी की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। अब वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ नाकी का फादर मैक्स से कहता है कि 13X क्लैन ने पिछली रात भी एक क्लैन को जान से मार दिया था, क्योंकि वो लोग उन्हें एंशिएंट गॉड आर्मर नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो क्लैन बहुत ज़्यादा गरीब था। इस पे मैक्स नाकी के फादर से कहता है कि ये एंशिएंट गॉड आर्मर उन लोगों के लिए इतना खास क्यों है। ये सुन के नाकी चौंकते हुए मैक्स से कहता है कि क्या आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इस पे मैक्स हाँ करता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि क्या तुम अपनी पोल खोल के रहोगे कि तुम यहाँ के नहीं बल्कि एलियन हो। पर उसी वक्त नाकी का फादर बोलता है कि हो सकता है, क्योंकि मैक्स यहाँ से बहुत दूर से आया है, इसलिए इसे उस आर्मर के बारे में कुछ ना पता हो। इसके बाद नाकी का फादर मैक्स को बताता है कि एक बार एक हेवन लेवल का वॉरियर इस प्लेनेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ एलियंस ने मार दिया, जिसके बाद कई सारे एलियंस ने इस प्लेनेट पर हमला कर दिया। पर यहाँ की इममोर्टल क्लैन की आर्मी ने उनसे जमकर फाइट करी, जिसकी वजह से हमारे कई सारे वॉरियर्स मारे गए। लेकिन इममोर्टल क्लैन उन लोगों को यहाँ से भगाने में कामयाब रहा और जहाँ पर ये फाइट हुई थी वहाँ पर उस एलियन क्लैन के कई सारे ट्रेजर्स और आर्मर पड़े हैं। और उन्हीं आर्मर्स में से एक ये एंशिएंट गॉड आर्मर है, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये एलियन टेक्नोलॉजी से बना है। पर जिस जगह ये फाइट हुई थी वो एरिया एविल फॉग से भरा हुआ है, जो कि एक वीक वॉरियर के माइंड पर कब्जा करके उसे पागल कर सकता है। इसलिए कोई भी वहां जाकर खुद ट्रेजर्स लाने से डरता है और सिर्फ इममोर्टल क्लैन के लोग ही वहां पर जाकर वो ट्रेजर्स इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मैंने कुछ लोगों से कनेक्शन बना के वो आर्मर खरीद के 13X क्लैन को वो आर्मर दे दिया था, जिसकी वजह से मेरे क्लैन के लोग बच गए। उसी वक्त नाकी मैक्स को बताता है कि वो जगह ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एविल फॉग होता है उतना आसानी ही उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना हो जाता है। इसलिए कुछ लोग उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने उस जगह पर जाने का रिस्क लेते हैं। इसके बाद नाकी बताता है कि वो क्रिस्टल हमारे प्लैनेट के लिए एक गॉड का गिफ्ट है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, लेकिन उसे एब्जॉर्ब करने के बाद किसी भी बंदे की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब सुन के मैक्स सोचता है कि अगर मुझे वो क्रिस्टल मिल गया और मुझे उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होगी, तो मैं उस लड़ाई वाली जगह पर चला जाऊंगा, ताकि मैं उस क्रिस्टल को आराम से एब्जॉर्ब कर पाऊँ। तभी मैक्स नाकी के फादर से पूछता है कि क्या वो क्रिस्टल हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस पे नाकी का फादर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इममोर्टल पैलेस के लोग कभी कभी चुनकर उन क्रिस्टल को सिटी के राजाओं को देते हैं, जिसकी वजह से यांग गैंग सिटी में बस सिटी लॉर्ड सी फेंग की फैमिली और यहाँ पर एक अमीर बिजनेसमैन चुन यू की फैमिली के पास वो ब्लड क्रिस्टल है। ये सुन के मैक्स कुछ सोचने लगता है,
रात को मैक्स इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उसे पता चलता है कि सिटी लॉर्ड सी फेंग की फैमिली में कुछ डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर हैं जिन्होंने ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रखा है। पर दूसरी तरफ चुन यू की फैमिली में सिर्फ एक ही डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन वो अकेले रहकर अपना कल्टीवेशन करता है और चुन यू की फैमिली का हेड भी सिर्फ यूनिवर्स लेवल पर है। इसलिए मैक्स सबसे पहले चुन यू फैमिली में ही वो क्रिस्टल ढूंढने आ जाता है। अब मैक्स वहाँ छुपते छुपते उस क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है, जहाँ वो अपनी बॉडी को चेंज करके मोसा क्लैन की बॉडी एक्टिवेट कर देता है ताकि वो किसी भी फॉर्म में चेंज होकर जल्दी जल्दी इधर उधर भाग सके। तभी मैक्स वहाँ एक बंदे को देखता है जिसका लेवल तो कम था, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे। इसलिए मैक्स मौसा क्लैन की बॉडी की मदद से वेनम की तरह बदल कर उस बंदे के पीछे जाता है और फिर उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपने काबू में कर लेता है। जिसके बाद मैक्स उस बंदे की मदद से चुनयू फैमिली के हेड के कमरे में जाने लगता है, जहाँ वो बंदा मैक्स के साथ था, इसलिए कोई भी मैक्स पर शक नहीं कर रहा था। अब वो दोनों चुन यू फैमिली के हेड के कमरे के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा गार्ड से कहता है कि गेट खोलो, हमें मास्टर ने बुलाया है। तो वो गार्ड मास्टर से पूछने के लिए अंदर चले जाता है, पर वो मास्टर इसके लिए मना कर देता है कि मैंने किसी को भी यहाँ नहीं बुलाया है। ये सुन के सभी गार्ड्स बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। तभी चुन यू क्लैन का वो हेड जो कि यूनिवर्स लेवल पर था, वो कमरे से बाहर आ जाता है और जिस बंदे पर मैक्स ने काबू कर रखा था उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किसे लेकर आए हो। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अब तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो बिना कुछ सोचे तुरंत ही उस हेड की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ ये देखकर सभी गार्ड्स मैक्स पर एक साथ हमला करते हैं। तो मैक्स अपने मन में बोलता है कि सब यूनिवर्स लेवल के गार्ड्स हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैक्स उन सब पर कंट्रोल करके उनके हाथ से ही उन्हें मरवा देता है, जिसके बाद मैक्स उसको पकड़कर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ हम चुनयू फैमिली के उस डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसको उसके बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है और इतने सारे कल्टीवेटर्स की लाशें देखकर उस बंदे की गर्दन पकड़ लेता है जिस पे मैक्स ने काबू कर रखा था। अब वो उस बंदे से बोलता है कि मेरी फैमिली का हेड कहाँ पर है, लेकिन मैक्स के काबू में होने की वजह से वो बंदा कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर उसे जान से मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर चुन यू फैमिली के कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं, तो वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर उन सबसे बोलता है कि यहाँ पर रात को कौन आया था। इस पे वो गार्ड्स कहते हैं कि हमें इसका तो नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि जिसे आपने अभी अभी मारा वो बस उस बंदे को यहाँ पर लेकर आया था। ये सुन के वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर गुस्से में उनमें से कुछ गार्ड्स को मार देता है। ये देखकर बाकी सारे गार्ड्स उस डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर से बोलते हैं कि मास्टर प्लीज हम पर रहम कीजिए, उसका चेहरा ढका हुआ था इसलिए हम उसे नहीं पहचान पाए। ये सुन के वो कल्टीवेटर बाकी गार्ड से कहता है कि जल्दी से जल्दी पूरी यांग गैंग सिटी में छानबीन करो और पता लगाओ कि हाल ही में कौन इस सिटी में नया आया है, और अगर तुम एक दिन में उस बंदे का पता नहीं लगा पाए तो तुम सब मरोगे। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो उस फैमिली के हेड को हवा में ले जाते हुए उसके ब्रेसलेट को चेक करने लगता है, पर उसे पता चलता है कि उसके पास कोई भी क्रिस्टल नहीं है। इसलिए मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस हेड को अपना गुलाम बना लेता है। तो गुलाम बनने के बाद वो हेड मैक्स को बताता है कि मेरे उस डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर के पास भी एक क्रिस्टल है, पर वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नहीं तो अब तक तो वो सिटी लॉर्ड बन चुके होते। साथ ही वो मैक्स को बताता है कि सी फेंग जेन के पास भी वो क्रिस्टल है जो आवारागर्दी करता रहता है और उसी ने वो क्रिस्टल मेरे को अपने पास दिखाया था। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अगर सी फेंग जेन के भाई ने उसे वो क्रिस्टल दिया है तो ज़रूर उसके भाई के पास कई सारे और भी क्रिस्टल्स होंगे, इसलिए वो सबसे पहले सी फेंग जेन के पास जाकर ही उस क्रिस्टल के बारे में पता लगाएगा। इसके बाद मैक्स उस हेड को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। इस तरफ हम इस सिटी के राजा फेंग सियोंग और उसके आवारा भाई जेन को देखते हैं, जहां सियोंग अपने भाई से बोलता है कि ये चिनयू फैमिली का डोमेन मास्टर अचानक से पागल क्यों हो गया और पूरी सिटी में छानबीन क्यों करवा रहा है।
इस पे जेन बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, पर लास्ट टाइम ये इतना पागल तब हुआ था जब तुम पहला क्रिस्टल एब्जॉर्ब करके इस सिटी के राजा बन गए थे। ये सुन के सियोंग बोलता है कि कल इममोर्टल पैलेस से कुछ खास लोग आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी ये रायता फैला है इसे सही करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इममोर्टल पैलेस के सामने मेरी इमेज खराब हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुन्यू फैमिली के गार्ड सिटी के सभी लोगों को मार मार के मैक्स के बारे में पता लगा रहे थे। अगली सुबह मैक्स सिटी में घूमने लगता है, जहां वो सोचता है कि मुझे चुन्यू फैमिली से तो क्रिस्टल नहीं मिलने वाला, इसलिए मुझे सी फैंग फैमिली के ही पीछे जाना होगा। उसी वक्त जेन अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है और एक एक कर सिटी के कुछ कुछ लोगों को उठाने लगता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि चुन्यू फैमिली के हेड को किसने किडनैप करा है, ताकि वो डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। इधर उन लोगों को उठाते उठाते जेन का ध्यान मैक्स पर भी जाता है और वो सैनिकों से मैक्स को भी बंदी बनवा लेता है, क्योंकि उसने सिटी में मैक्स को पहली बार देखा था। तो ये जान के कि वो सी फेंग जेन है, मैक्स खुद को बंदी बनवाने देता है, क्योंकि उसकी मदद से मैक्स वो क्रिस्टल हासिल कर सकता था। आगे उन सभी बंदी बने लोगों को कारावास में डाल दिया जाता है, जहां बंदी बने लोग रोते हुए कहते हैं कि जब भी ये लोग किसी को बंदी बनाते हैं तो ये सिर्फ कुछ अमीर लोगों को ही वापस छोड़ देते हैं, पर गरीब लोग यहाँ टॉर्चर होकर मर जाते हैं। तभी मैक्स कारावास के गार्ड्स को अपने कंट्रोल में लेकर उनसे कहता है कि मुझे सी फेंग जेन के पास लेकर चलो, तो वो गार्ड्स उसे वहां ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सी फेंग जेन एक कारावास में कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था और उनमें से कुछ लोगों को तो उसने मार भी दिया था। तभी मैक्स उसके हाथ से उसका हंटर छीन लेता है और उसे बड़ी आसानी से स्पिरिचुअल पावर से दीवार पर चिपका देता है, क्योंकि वो एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर था जो मैक्स के सामने कुछ भी नहीं था। तो मैक्स को देखकर सी फेंग जेन भी समझ जाता है कि चुन्यू फैमिली के हेड को भी मैक्स ने ही किडनैप करा है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि तुम मुझे प्लीज छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इस पे मैक्स जेन से कहता है कि मुझे 10 ब्लड क्रिस्टल चाहिए। तो जेन बोलता है कि 10 ब्लड क्रिस्टल तो मेरे भाई के पास भी नहीं होंगे, मेरे पास बस एक ब्लड क्रिस्टल है और वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर प्लीज मुझे मत मारना। ये सुन के मैक्स कहता है कि मुझे 10 ब्लड क्रिस्टल ही चाहिए। तो ये सुन के जेन डर के मारे अपने भाई को आवाज लगाने लगता है, पर मैक्स ने पहले ही उन दोनों के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से जेन की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अब मैक्स जेन को उसकी गर्दन से पकड़कर उसका सर एक्सप्लोड कर देता है, क्योंकि वो लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। इसके बाद वो जेन का ब्रेसलेट निकाल कर उसमें से सामान बाहर निकालता है, जिसमें कई सारे ट्रेजर्स और कुछ पत्थर जैसी चीजें थी। तो मैक्स सोचता है कि इनमें से तो मुझे कोई भी ब्लड क्रिस्टल नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि ब्लड क्रिस्टल दूर से ही पहचाना जा सकता है, इसलिए मैक्स उन पत्थरों को चेक करने लगता है, जहाँ एक पत्थर को तोड़ने पर उसे वो ब्लड क्रिस्टल मिल जाता है। तभी वो ब्लड क्रिस्टल आसपास के सारे ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद मैक्स उस ब्लड क्रिस्टल को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और बोलता है कि मेरा पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैक्स उस कारावास में कैद उन कैदियों को भी आज़ाद करवा देता है। इसके बाद मैक्स आसमान में चला जाता है और उस ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकालकर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ एब्जॉर्ब करते वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसके ब्लड सेल में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। इस तरफ हम सी फेंग सियोंग को देखते हैं, जिससे वो इममोर्टल पैलेस के खास लोग मिलने आए हुए थे, जहाँ खाना खाने के बाद वो दोनों खास लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर जाने से पहले वो लोग सी फेंग सियोंग से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम्हें वो चुन्यू फैमिली का वो मैटर सॉल्व करना होगा, क्योंकि इममोर्टल पैलेस अगर इसमें धकल देगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। इस पे सियोंग बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई जेन इस बात का पता लगाने में बिजी है, वो जल्द ही इस बात का पता लगा लेगा। तो ये सुन के वो दोनों खास लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके जाने के बाद सियोंग मन में बोलता है कि तुम जो कोई भी हो, पर तुमने यांग यांग सिटी में पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ उस ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में मैक्स को बहुत तेज दर्द हो रहा था, जहां उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी।
और उसके कोर में भी हलचल हो रही थी। साथ ही उसकी पूरी बॉडी ऐसी लग रही थी कि जैसे वो फट जाएगी। पर मैक्स उस ब्लड क्रिस्टल को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है, जहां उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मैक्स को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है। अब मैक्स अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करके देखता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी टेक्निक्स 20 से 30% इम्प्रूव हो गई है। तो ये देखकर मैक्स बोलता है कि एक क्रिस्टल से इतना कुछ हो गया, अगर मुझे कई और क्रिस्टल मिल जाए तो उसका इफेक्ट तो अनइमेजिनेबल होगा। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि अब वो सी फेंग सियोंग के पास जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।